हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं ग्रुप डी के कुल 17 पोस्ट के बारे में। क्या वर्क प्रोफाइल होते हैं, कैसे काम करने होते हैं और कहां कहां उन्हें रिस्क उठाना पड़ता है। तो इन 17 पोस्टों के बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी सुझाव और डाउट्स जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में। और दोस्तों, उससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था और मैसेज भी आ रहा था कि कौन सा पोस्ट अच्छा है ग्रुप डी में, उसके बारे में बताइए। किस में काम कम करना पड़ता है, किस में आराम ज़्यादा मिलता है, किस में पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, इन सब के पीछे कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि जब ये 2019 में फॉर्म भरा गया था, उसके बाद 4 साल लगे एग्ज़ाम कंप्लीट होने में, फिजिकल होने में, डीवी मेडिकल होने में। अब हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग प्रोसेस एकदम कम्प्लीटली शुरू हो जाए और ख़त्म भी होने लगे। तो आपका सिलेक्शन हो गया, हो सकता है आपका नंबर कम है तो हो सकता है आपको ट्रैक मेंटर मिल जाएगा। तो आप दुखी होंगे कि यार ट्रैक मेंटर मिल गया मुझे, किसी को पॉइंट्समैन मिल गया, किसी को असिस्टेंट वर्कशॉप मिल गया। लेकिन आप कभी ऐसा देखो कि आप जिस ग्रुप में तैयारी कर रहे हो उस ग्रुप के किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, या ऐसा हो सकता है कि उस ग्रुप में सिलेक्शन हुआ, फिजिकल हुआ, लेकिन उसकी फाइनल डीवी के लिए उसका कॉल नहीं है, उसमें शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ। तो उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। तो आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल गई है तो ये बेकार है, इससे अच्छा मिलना चाहिए था, तो ये थोड़ी सी मूर्खता है। आप अपने आप को बेहतर समझिए, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं जिन्हें ये मिला ही नहीं। और दूसरी बात, ये आपके पास चांस है। अगर आप पढ़ने में तेज हैं, आगे पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को और आगे बेहतर बनाना चाहते हैं तो पढ़ के डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में आप भी एसएससी में या अन्य किसी स्टेट एग्जाम्स में भी आप सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए चिंतित ना हो। हाँ, इससे ये फायदा आपको सबसे बड़ी मिलेगी कि आप बेरोजगार श्रेणी से आगे निकलकर रोजगार श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। तो आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैक मेंटर मिलता है तो आप इसके लिए अपने आप को शर्मिंदगी से भरी महसूस ना करें, या ऐसा ना कहें कि भाई मुझे ट्रैक मेंटर मिला है, बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस ट्रैक मेंटर को पाने के लिए भी लड़के 4 साल से मेहनत कर रहे थे और बहुत लड़कों का सपना टूट गया कि ग्रुप डी उनसे नहीं निकला, नहीं हुआ, थोड़े थोड़े स्कोर से रह गए। तो उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। तो उनको देख के आप अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, उनसे तो हम अच्छे हैं। क्योंकि अब डिपार्टमेंट में जब चले जाओगे तो आपसे बड़े पोस्ट पे जो होंगे उन्हें भी लगेगा कि नहीं, उनका जो पोस्ट है वो उनके लिए ख़राब है, उससे बड़ा पोस्ट उनको चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो मानव को कभी होता नहीं है। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जिसको जो पोस्ट मिल रहा है सेटिस्फाई होकर उसको एक्सेप्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आगे मेहनत करते रहिए, ताकि उससे आगे आप बढ़ पाएँ और मेहनत करके और अच्छे मुकाम हासिल कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उन 17 पोस्टों के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये पोस्ट खराब है, ये पोस्ट अच्छा है। बस ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी पोस्टों के जो काम है, क्या क्या है, इन काम के अनुसार आपको कैसे काम करने होते हैं अगर आपको ये पोस्ट मिलता है तो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आरआरसी 2019 के जो पोस्ट पैरामीटर्स हैं, जितने भी 17 पोस्ट हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं आपको, और सबके कार्य प्रणाली के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पोस्ट नंबर 17 से, जो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो दोस्तों, नाम से आपने बहुत सारा सुना होगा। ऐसे ही बदनाम चलता है कि ट्रैकमैन को गिट्टियाँ ढोनी पड़ती हैं, लोहे ढोने पड़ते हैं, ट्रैक साफ करना पड़ता है। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है ट्रैक मेंटेनर के बारे में, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो ट्रैकमैन होते हैं वो ट्रैक के ऊपर जो ट्रैक मेंटेन का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, जॉइंट का काम होता है, या फिर कपलिंग का काम होता है, या फिर कोई ट्रैक का जो क्लैंप ढीला हो जाता है, स्क्रू ढीला हो जाता है, उनको रिपेयर करके टाइट करना, कसने का काम होता है। ये सभी कामों को ट्रैकमैन करते हैं। कभी कभी छोटे छोटे फाटक गेट पे भी ट्रैकमैन को काम मिलता है। उनका डिजिग्नेशन सेम रहता है, गेटमैन नहीं बनते हैं, लेकिन उनको गेटमैन की तरह काम करना भी पड़ता है। और जहाँ जहाँ जो डिपार्टमेंटल लोग कम होते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ट्रैकमैन का काम लोगों से करवाया जाता है। तो उन्हें भी लोग, और वे थोड़े से मजदूर जैसे काम करते हैं, गिट्टी वगैरह भी ढोते हैं, तो लोग उन्हें भी ट्रैकमैन समझ लेते हैं। तो ऐसा ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई गई है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अब इनका काम तो आप समझ गए। तो ये जो इनका जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं ये, और जो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 आता है। और बात करें तो इसमें कोई भी PWD कैंडिडेट हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह ट्रैफिक पे काम करना होता है, तो इसमें उन्हें दिक्कत आ सकती है। अब बात करें अगर 16वें नंबर की,
तो वो है हॉस्पिटल असिस्टेंट। तो अभी तक जितने भी आप यूट्यूबर देखेंगे या कोई भी, तो वे सबसे अच्छा पोस्ट इसको मानते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट की, क्योंकि उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट बनने के बाद एक अस्पताल में ड्यूटी मिलती है, डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ता है और इसके अलावा कोई भी रिस्क ड्यूटी नहीं है और आरामदायक नौकरी है। लेकिन ऐसा मानने वाले, अगर आप नौकरी लेते हैं और सरकार की सेवा ठीक से नहीं करना चाहते हैं, आराम से सो के पैसे लेना चाहते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। तो इसको आरामदायक नौकरी ना कहें, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर की तरह ही हॉस्पिटल असिस्टेंट भी मेहनत करते होंगे। सारा दिन अगर पेशेंट आता होगा तो ये भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीते होंगे 8 घंटे। तो इनका जो डिपार्टमेंट होता है ये मेडिकल आता है और ये C1 मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और इसमें PWD कैंडिडेट जो है वो अलाउड होते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम 15वें नंबर की, तो वो आता है असिस्टेंट वर्कशॉप और 14 नंबर में असिस्टेंट वर्क्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही असिस्टेंट वर्क्स है, दोनों ही असिस्टेंट वर्क्स है। अब दोनों ही जो डिपार्टमेंट है वो इंजीनियरिंग है। अब एक आता है वर्कशॉप और एक आता है विदाउट वर्कशॉप। तो ऐसा क्यों आता है? तो ये जो असिस्टेंट वर्कशॉप है, इन्हें वर्क्स मतलब जो भी शेड होता है उसके अंदर काम करना होता है। इसके अलावे जो ऊपर वाले 14 नंबर वाले हैं, इनको काम करना होता है कि जैसे रेलवे कॉलोनी है और स्टाफ लोग को जो ये कॉलोनी में दिया रहता है मकान क्वार्टर वगैरह, तो उनके क्वार्टर की मेंटेनेंस, वहाँ पे पानी वानी बिजली पहुँच रही है कि नहीं, इसका मेंटेनेंस, और सड़क वड़क सही है या नहीं, हो सकता है मकान पुराना हो गया हो, जर्जर हो गया हो, तो इन सब का मेंटेनेंस का काम जो है वो असिस्टेंट वो करना होता है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए C1 कैटेगरी होता है मेडिकल स्टैंडर्ड और असिस्टेंट वर्क्स के लिए B1 कैटेगरी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और इन्हें भी PWD कैंडिडेट्स इसमें भी अलाउड होते हैं। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में असिस्टेंट TRD जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित होता है। अब इसमें कम क्या होता है, तो TRD जो है सीधी बात है कि इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड भी लगते हैं। अब आप देखते होंगे कि स्टेशन के बाहर, शेड के बाहर कभी कभी बड़े बड़े इंजन खड़े रहते हैं और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं उसके ऊपर होता है पेंटोग्राफ मतलब एक मशीन होती है जो वायर के अंदर वायर के ऊपर सटती है और उससे पावर ऑब्जर्व करती है, उसके बाद इंजन रन होता है। तो उस OHE रिपेयर मेंटेनेंस को करते हैं, जिसका जो तार का जो वोल्ट होता है वो 25,000 वोल्ट होता है। तो वहाँ पे ये मेंटेनेंस का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं, इंस्पेक्शन का काम करते हैं। तो दोस्तों इनका काम थोड़ा सा रिस्क भरा रहता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित रहते हैं। तो इनमें जो VI है, जो विजुअली इम्पेयरमेंट्स है, मतलब कि जिसको आंख से ठीक से दिखता नहीं है, वे अलाउड नहीं है, बाकी और लोग अलाउड हैं PWD कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं 12 नंबर पोस्ट की, असिस्टेंट टेलीकॉम एंड AC वर्कशॉप। अब ये है असिस्टेंट टेलीकॉम और एक AC जो है, ये वर्कशॉप जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। टेलीकॉम मतलब कि अगर सिग्नल के लिए प्रत्येक स्टाफ के पास ये वायरलेस वॉकी टॉकी होता है, जिसके माध्यम से ये संपर्क का साधन साधते हैं और एक जगह का सूचना दूसरी जगह पहुंचाते हैं और सिग्नल वगैरह का सूचना देते रहते हैं। तो वहाँ पे जो टेलीफोन का मेंटेनेंस रिपेयर का काम करना होता है, ये इन्हें करना होता है, ये वर्कशॉप का काम होता है। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होता है और इसमें PWD कैंडिडेट अलाउड होते हैं। अब बात करें अगर 11 नंबर पोस्ट असिस्टेंट टेलीकॉम एंड AC की, तो ये टेलीकॉम एंड AC जो है ये ट्रेन में काम करते हैं। तो इनका काम जो होता है वो ट्रेन में पंखा, फैन, AC, कूलर, इन सब का जांच करना होता है, रिपेयर करना होता है और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना होता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है और इसमें भी सभी PWD कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं, B को छोड़ के। अब अगर बात करते हैं अगर दोस्तों पोस्ट नंबर 10 असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब आपको लगता होगा कि 10 नंबर और 17 नंबर मतलब असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर 4 ग्रेड दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है वो जो काम करते हैं, वो जो बड़े बड़े ट्रैक मशीन, जो ट्रैक बिछाने के लिए, ट्रैक को मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी जो इंजीनियरिंग मशीनें रखी रहती है, उस मशीन को मेंटेन करने का, रिपेयर करने का काम असिस्टेंट ट्रैक मशीन का होता है। और इनके साथ साथ टेक्नीशियंस भी इस काम को करते हैं और वे ग्रुप डी वाले स्टाफ उनका असिस्ट करते हैं। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है। इनमें विजिबिलिटी इम्पेयरमेंट जो होता है वो नहीं चाहिए होता है और बाकी से PWD कैंडिडेट अलाउड होते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो सिग्नल एंड टेलीकॉम जो होता है, इनका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही सावधानी वाली, जिम्मेवारी वाली काम होती है, क्योंकि सिग्नल थोड़ी सी गड़बड़ होने पे रेलवे में बड़ी दुर्घटना का आसार हो सकता है। तो सिग्नल टेलीकॉम में जो रेलवे सिग्नल्स होते हैं उसका ध्यान रखना, उसका मरम्मत करना, उसका सूटेबल रूप से काम कर रहा है कि नहीं उसको देखना। और टेलीकॉम में जो वॉकी टॉकी का जो काम होता है, उसकी वायरिंग जो होती है, उसका जो कनेक्शन गया रहता है, उन सब को चेक करते रहना और पूरा का पूरा प्रोसेस को
इंस्पेक्शन निरीक्षण करते रहना का काम जो है ये इनका होता है। इनको मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए होता है और इसमें सभी सिर्फ इसमें जो हायरिंग प्रॉब्लम है उनको अलाउड नहीं किया जाता है। और बात करें अगर असिस्टेंट पॉइंट्समैन की, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असिस्टेंट पॉइंटमैन जो है सबसे पसंदीदा पोस्ट होता है और इसमें जो प्रमोशन के चांसेस होते हैं सबसे अच्छा होता है और आप यहीं से तुरंत स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। तो ऐसा अवधारणा 90% तक सही है। और इनका डिपार्टमेंट अगर बात करें तो ट्रैफिक होता है और इनको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मतलब कि स्टेशन मास्टर के इक्वल टू चाहिए होता है। अब बात करें कैसे, तो असिस्टेंट पॉइंटमैन का काम होता है अगर बड़े स्टेशन पे हैं तो ये स्टेशन मास्टर को असिस्ट करते हैं और जब ट्रेन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही होती है तो सिग्नल देने का काम, झंडी दिखाने का काम असिस्टेंट पॉइंटमैन करते हैं। फिर या तो वो डिब्बों को जोड़ने का काम या फिर ट्रेन के अंदर इंजन को कपलिंग करने का काम या फिर शंटिंग का काम, ये सभी असिस्टेंट पॉइंट्समैन को करना होता है। और छोटे स्टेशनों पे असिस्टेंट पॉइंटमैन ही सब काम करते हैं और कभी कभी इन्हें स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना पड़ता है, जो वो ड्यूटी देते हैं वो करना पड़ता है। तो ये सबसे चहेता पोस्ट है लोगों के द्वारा, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अपर है और इसमें PWD कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 7 असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। ये थोड़ी सी नई जानकारी मिली मुझे ऑपरेशंस के बारे में। एक्चुअली में ऑपरेशंस होते क्या है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ही स्टाफ होते हैं। इनका काम होता है कि जो शेड्स होते हैं या फिर जो क्वार्टर्स होते हैं या फिर जो लाइनें होती हैं तो उनमें प्रॉपर रूप से बिजली का उत्पादन या सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका जानकारी लेना। और कहीं भी फॉल्ट आता है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो ये उसका मेंटेन रिपेयर करते हैं, इनका काम होता है, ये होता है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर पोस्ट असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल और 5 नंबर में असिस्टेंट लोको शेड डीजल। तो दोस्तों तो जो इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है और जो डीजल है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। दोनों का ही कैटेगरी स्टैंडर्ड जो है वो B1 होता है। अब इनका काम क्या होता है, तो इनको ये करना होता है कि जो भी लोको शेड के अंदर, मतलब जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन के इंजन मरम्मत चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये उस शेड में, उस इंजन में मरम्मत करने का काम करते हैं और उसको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो चाहे डीजल इंजन हो या इलेक्ट्रिकल इंजन हो, दोनों काम करते हैं। बस अंतर यह है कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं और जो डीजल वाले हैं वो डीजल वाले में काम करते हैं। अब बात करते हैं अगर असिस्टेंट डिपोट स्टोर्स की, तो स्टोर्स वाले डिपोट के अनुसार इनका काम जो होता है सरल होता है लेकिन जिम्मेवारी पूर्वक होता है, क्योंकि जो भी रेलवे की जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेंटेनेंस के काम के लिए कोई भी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग लेके जाते हैं, ये या वो ट्रैक मेंटेनर हो या फिर असिस्टेंट कोई भी डिपार्टमेंट का हो, तो उनका हिसाब किताब ये रखते हैं स्टोर का। और स्टोर से कितना माल बाहर गया, कितना अंदर आया, कितना जमा हुआ, कितना रेवेन्यू नहीं, कितना जो है सामान बर्बाद हो गया या फिर कितना अभी रिक्वायर्ड है स्टोर में, उन सब का लेखा जोखा ये रखते हैं। अब बात करें तीसरे नंबर पोस्ट की, तो वो है असिस्टेंट CNW जो होता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है और इनको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है B1। अब अगर बात करें आप कि ये CNW एक्चुअली में होता क्या है, तो CNW का मतलब होता है कैरेंस एंड वैगन। मतलब क्या कि जो हमारी सवारी गाड़ी में जो डब्बे होते हैं उस डब्बे का रख रखाव, मेंटेन और रिपेयर करने का काम जो होता है वो असिस्टेंट CNW करते हैं। और इनका काम होता है कि डिब्बे के अंदर जो भी त्रुटिपूर्ण कार्य है उनको ठीक करना और यात्रियों के लिए सुविधापूर्वक उस डिब्बे को तैयार करना। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो ये आते हैं असिस्टेंट ब्रिज, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है। अब असिस्टेंट ब्रिज का काम अगर आप समझें तो जितने भी हम मान लेते हैं रेलवे से कभी ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में जितने भी ब्रिज आते हैं, पुल आते हैं, तो इन सभी ब्रिज पुल को मेंटेन करने का, रिपेयर करने का काम जो है वो असिस्टेंट ब्रिज वाले स्टाफ करते हैं। इनके साथ टेक्नीशियंस, इंजीनियर भी होते हैं। अब ब्रिज के ऊपर थोड़ा सा खतरा भरा कार्य होता है तो इनके लिए थोड़ा सा टफ होता है ये काम, लेकिन ये बड़ी शिद्दत से अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद अगर एक नंबर का बात करें तो वो है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। तो ये असिस्टेंट वर्कशॉप जो है ये लोगों का ये भी सबसे पसंदीदा है कि क्योंकि वर्कशॉप में एकदम टाइम लिमिटेड पीरियड के तक काम करना होता है, उसके बाद फिर उनकी छुट्टी हो जाती है, फिर 8 घंटे के बाद अपना घर पे रहते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, तो इस असिस्टेंट वर्कशॉप में ये करना होता है कि जो इनको सबसे ज़्यादा ड्यूटी जो होते हैं वो शेड्स में मिलते हैं या वर्कशॉप में मिलते हैं, जहाँ पे इंजनें रिपेयर हो रही हो या फिर नया इंजन बन रहा हो या फिर वो व्हील फैक्ट्री हो या कोच फैक्ट्री हो। तो इनको ड्यूटी कभी कभी कोच फैक्ट्री में मिलती है और व्हील फैक्ट्री में मिलती है, और जहाँ पे कोच डेवलपमेंट का काम किया जाता है वहाँ पे भी इनको ड्यूटी दी जाती है। फिर नए कोच में अगर लाइट लगाने की बात हो या फिर
कोई भी नए कोच में मेंटेनेंस की काम हो, डेवलपमेंट करने की काम हो, तो ये असिस्टेंट वर्कशॉप वाले स्टाफ ही करते हैं। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो C1 आता है। तो अब दोस्तों बात कर लिए हम पूरे पोस्ट के, जितने भी आपके ग्रुप डी के 17 पोस्टों के बारे में। अब अगर बात करें हम कि इसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत बेकार है, तो अगर आप मान लेते हैं कि आप ट्रैक मेंटेनर हैं और आप पॉइंट्समैन के पास जाते हैं, तो पॉइंट्समैन के बाद जाइएगा तो वो कहेगा कि यार मेरा ड्यूटी ठीक नहीं है। बहुत ट्रैक मेंटेनरों का ठीक है कि 8 घंटा काम करके फिर रुकना पड़ता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, बार बार आना पड़ता है, ट्रेन को लाइट दिखाना पड़ता है। तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सब जहाँ हैं वहीं एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि मुझे अगर ट्रैक मैन मिलता है तो मैं बहुत बुरा हूँ, किसी को पॉइंट्स में मिलता है तो वो बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो आगे तैयारी करते रहिए। GDC LDC के तहत आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाती है। और उसके बाद अगर आप में और ज़्यादा क्षमता है तो आप अन्य डिपार्टमेंट में ट्राई करते हैं और लगातार एग्जाम्स देते रहिए, पढ़ते रहिए और सफल होते रहिए। ये मेरी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अगर कोई सुझाव हो या फिर कोई डाउट्स आता हो मन में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगा अपडेट जानकारी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।